नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर आगा है। आज के मैं इस प्रोग्राम में बात करूँगा। अभी कुछ ही समय पहले खबर आई है कि इज़राइल ने अपने अ, फ़ौजियों को गाज़ा से विथड्रॉ करना शुरू कर दिया है। बल्कि 4 ब्रिगेड उसने खान यूनिस से विथड्रॉ कर ली है और 1 ब्रिगेड उसका अभी भी वहाँ पे है। इज़राइल का कहना ये है कि उनको उसका काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो चुका है। अब ये लोग जो वहाँ से आए हैं ये कुछ दिन रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा डिप्लॉयमेंट के बारे में वो सोचेंगे। लेकिन एक ब्रिगेड है, ये नहीं कहा है कि जंग खत्म हो गई है और कहा है कि वो अ, जारी रहेगी। लेकिन उसने कहा है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक्स ज़्यादातर होंगी। सवाल इस बात का उठता है ऐसा क्यों किया? 6 महीने से जंग चल रही थी और उन्हीं ने बहुत फैन-फेयर के साथ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा था इज़राइल के कि वो ये जंग तब तक चलेगी जब तक कि हमास का खात्मा पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा। जंग बहुत भयानक रही। जंग की शुरुआत इस वजह से हुई थी कि उसने हमास के जो लोग थे वो इज़राइल के अंदर गए, जबकि जो कि चारों तरफ से ब्लॉकेड था। वॉल्स थी, दीवारें बड़ी-बड़ी बनी हुई थी, उसको तोड़ के, जबकि इज़राइल का कहना ये था कि कोई इसको नहीं तोड़ के अंदर आ सकता। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगी हुई थी। सब कुछ होने के बावजूद बड़ी संख्या में हमास के लोग और दूसरे लोग भी, इवन सिविलियन भी अंदर चले गए और जाके उन्हीं ने लगभग 1200 लोगों का की हत्या, इज़राइल का कहना है कि किया। और ये है कि 100 से ज़्यादा 250 के करीब वहाँ के लोगों को इन्हीं ने बंधक भी बनाया। 1000 एक अ, को बंधक बनाया। 252 के। इज़राइल ने कुछ के जो बंधक हैं जो वहाँ पे हैं इस समय गाज़ा के पास, उसमें से कुछ को तो छोड़ा है, कुछ मर गए हैं, कहा हमास का कहना ये है। मगर अभी भी उसके पास लगभग 100 के करीब या ज़्यादा बंदी उसके पास मौजूद हैं, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और अ, सेना के भी कुछ लोग हैं, इस हमास का कहना है। इज़राइल के पास ज़्यादा रिपोर्ट अभी नहीं है। इज़राइल के अंदर लगातार डेमोंस्ट्रेशंस चल रहे हैं। इज़राइलियों का कहना ये है कि ये सरकार नेतन्याहू की पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। अ, होस्टेज को आज़ाद कराने के लोगों को नहीं कर पाई है। इसलिए नेतन्याहू को रिज़ाइन करना चाहिए। काफ़ी बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए, मगर साथ में ये भी है, वहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो फ़िलिस्तीन के फ़ेवर में नज़र नहीं आता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इज़राइल को न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ने कहा कि और सख्ती से डील करना चाहिए था। अधिकतर लोगों का मानना ये है कि सख्ती से डील करना चाहिए था। यानी मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा जो नेतन्याहू गवर्नमेंट ने किया है, मेजर्स लेने चाहिए थे, कदम उठाने चाहिए थे, ताकि हमास का खात्मा होता और ये फ़िलिस्तीन इज़राइलीज़ जो उनके कब्ज़े में हैं, उनको छुटा देते। अब देखना ये है कि कई वजहें हैं। पहली वजह जो मुझको लगती है वो ये है, ये विथड्रॉवल इसलिए हुआ है कि उनको उम्मीद है कि जल्दी ही इज़राइल के ऊपर या इज़राइली ठिकानों पे या इज़राइली इंटरेस्ट पे ईरान का हमला होगा, रिटेलिएशन एक्शन होगा। इसलिए कि ईरान ने अभी कुछ कुछ समय पहले ईरान की कॉन्सुलेट पे, जो कि दमिश्क में है, वहाँ के ऊपर सीरिया में उसमें अटैक किया था, उसको ध्वस्त कर दिया था। उसमें बहुत से लोग मरे थे। मरने वालों में कुछ ईरान के टॉप जनरल्स भी थे। तो इसलिए ईरान ने कहा भी है कि वो इसका बदला लेगा। लगता ये है कि इसी कारणवश ये विथड्रॉवल शुरू हुआ है वहाँ से, ताकि इज़राइल पूरी तरीके से तैयारी करे ईरान की तरफ। इज़राइल का और ख़ासतौर से नेतन्याहू का, बल्कि और भी गवर्नमेंट का ये डिसीजन रहा है, ये हमेशा मानना रहा है कि ईरान से बातचीत नहीं होनी चाहिए, ईरान से बल्कि मिलिट्री एक्शन होना चाहिए और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर देना चाहिए। ये बहुत समय से ये कर रहे हैं। और इज़राइली सरकार ने, नेतन्याहू ने स्वयं जब
बराक ओबामा के समय में ये न्यूक्लियर डील ईरान से ने साइन की थी, जिसमें कि ईरान ने जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट था उसको घटा के बहुत कम कर दिया था, और ये था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनेगा, इनरिच्ड यूरेनियम इतना नहीं बनाएगा ईरान जितना के बम बनाने में जरूरत होती है, यानी 95 पर to 100% इनरिचमेंट नहीं करेगा ईरान। और आईएईए ने इस बात की के कैमरे भी वहां लगे हैं न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में, जो इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे। रिपोर्ट भी ईरान के पक्ष में आई थी कि ऐसी कोई एक्टिविटी नजर, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जब सत्ता में आए तो उन्हीं ने अमेरिका को इस अकॉर्ड से, इस संधि से बाहर किया और ईरान के ऊपर दोबारा से रिगरस सैंक्शंस लगा दिए। अब यह है कि उनका मानना यह है कि जंग ही एक ऑप्शन है ईरान के साथ। क्या होगा ये अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, इसलिए कि ईरान भी तैयारी कर रहा है। उसने कहा है कि वो तैयार है बल्कि कि बदला लेने के लिए। जान के प्रोवोक किया है इजराइल ने ताकि वो बदला लेगा, जानते हैं कि ईरान बदला है, फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक भी किया जा सकता है। इस बात की संभावना बहुत से लोग बता रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जंग बहुत भयानक हो सकती है, उस पूरे क्षेत्र में भी फैल सकती है। बहरहाल इजराइल बहुत शक्तिशाली देश है उस एरिया का, और उसके साथ अमेरिका भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि जंग हो, ऐसी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, लेकिन यह है कि इजराइल को वो अकेले छोड़ नहीं सकता। ईरान कमजोर जरूर है मिलिट्रीली, उसकी एयर पावर उतनी सुपीरियर नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं जो इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा उसके एलाइज भी हैं, जो कि जैसे कि हुती रेबल्स हैं, फिर उसके अलावा शिया मलेशिया इराक में, सीरिया में बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला बहुत पावरफुल मिलिटेंट ग्रुप्स लेबनान में है, और ईरान स्वयं, ईरान के ने अपने वेपन सिस्टम भी तमाम डिप्लॉय कर रखे होंगे, इसलिए कि ईरान को पूरी उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन जंग। बहरहाल वो एक अलग से हम बात करेंगे युद्ध के बारे में, लेकिन युद्ध के बादल जरूर मंडला रहे हैं पश्चिम एशिया में, और बड़ी भयानक युद्ध भी पॉसिबल है। ऐसा होगा तो तेल की सप्लाई भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, भारत समेत बहुत से देशों पे असर पड़ सकता है। दूसरी बात ये भी है कि मरने वालों की संख्या इस समय विड्रॉवल के टाइम जो है 33,175 के करीब है, और 85,886 लोग जख्मी हैं, कुछ उसमें से बहुत सीरियस हैं। ज्यादातर अधिकतर अस्पताल तो सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। बहुत से डॉक्टरों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, और काफी लोगों को मारा भी गया है, जो पैरामेडिक्स भी थे या डॉक्टर्स भी थे। स्कूलों पे भी अटैक हुआ है, स्कूल भी बहुत से ध्वस्त कर दिए गए, खासतौर से वो स्कूल जिसमें, जो कि UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसी जो है, जो फूड मेडिसिन ये सब सप्लाई कर रही थी वहां, या युद्ध के दौरान या पहले भी उन स्कूलों को यूज करी थी, उन स्कूलों को भी ध्वस्त कर दिया है। UNRWA को भी से भी अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली है इजराइल ने भी, और अमेरिका और पश्चिम के बहुत से देश। अब ये देखना है, मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं, औरतें हैं, ये बहुत चिंता की बात है। जंग इजराइल की, मैं समझता हूँ कि इजराइल के भी कहा जा रहा है, अनकन्फर्म रिपोर्ट है, इजराइल की तरफ से कोई बात नहीं, लेकिन हमस के या कुछ दूसरे सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जाता है कि 500 इजरायली सोल्जर्स की भी जानें गई हैं। और दूसरी बात ये कि कई टैंक्स और दूसरे इनके वेपन सिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया, हमस ने डिस्ट्रॉय किया। पूरी रिपोर्ट अभी हासिल नहीं हो पाई। दूसरी बात ये भी है कि हमस को जहां तक खत्मे की सवाल है, खत्म करने का, पूरी तरीके से ध्वस्त करने का, वो भी नाकामयाब रहा, और उसके बाद भी विड्रॉवल है, तो इसके मतलब ये कि ईरान फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि ये जंग एक ऐसी जंग थी जिससे इजराइल की जो मॉरल अथॉरिटी थी कि भाई ये बड़े लोग हैं, इन्हें
ह्यूमन राइट्स में इनका विश्वास है, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ में ये विश्वास करते हैं। अकेला मुल्क है उस पूरे क्षेत्र में पश्चिम एशिया के जहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन वो जो छवि थी इजराइल की उसको काफी क्षति पहुंचती हुई नजर आती है। इसीलिए पूरी दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, खासतौर से अमेरिका और यूरोप पश्चिमी देशों में, जो कि इजराइल के सबसे बड़े समर्थक देश हैं। वहां पे भी डेमोन्स्ट्रेशन, और डेमोन्स्ट्रेशन कोई छोटे मोटे नहीं हो रहे, बहुत बड़े मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक ओपिनियन इजराइल के खिलाफ होती नजर आती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका और यूरोप में जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांग है। जूइश लॉबी जैसा चाहता है इजराइल वैसे ही करती। यही नहीं, बहुत से लोगों का मानना यह है कि अमेरिका बेबस हो जाता है इजराइल के आगे। इजराइल जैसा चाहता है वैसा अमेरिका करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि उसकी पूरी सपोर्ट वहां की पार्लियामेंट यानी सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस दोनों में जबरदस्त सेनेट है में सपोर्ट है। और ये सपोर्ट की सबसे बड़ी कारण जो भी इलेक्शन लड़ता है वहां उसका पूरी तरीके से जो लॉबी जो एपेक है वो उसका इंटरव्यू करती है। फिर उसके बाद उससे पूछा जाता है कि क्या इलेक्शन जीतने के बाद वो क्या कंसेशंस इजराइल को देंगे। फिर उसके बाद उसको हैवी फंडिंग की जाती है। इजराइल की पास वहां पे जूइश कम्युनिटी जो है वहाँ की बड़ी पावरफुल है, इकोनॉमिकली भी, अदरवाइज भी बहुत सी बिजनेसेस में है, मीडिया में काफी उनका दखल है, कंट्रोल है। फिर उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उसके अलावा और बहुत सी इंडस्ट्रीज में है, बैंकिंग में है, फार्मास्यूटिकल में है, और इसके बड़े क्लोज रिलेशंस जो है वो वहाँ की आर्मामेंट लॉबी से भी है, जो कंपनीज असलहे बनाती है उससे भी। तो इस तरीके से इजराइल वहां पे बहुत पावरफुल नजर आता है। लेकिन यह है कि जनता में, और खासतौर से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसके प्रेसिडेंट जो है बाइडेन जिसके रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें उसके जो यंग वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादातर खिलाफ हो गए। लेकिन इजराइल को अभी भी वहां पे जो जायनिस्ट क्रिश्चियंस हैं या जूइश ग्रुप्स हैं या फार राइट ग्रुप्स हैं उनमें से बहुत सपोर्ट हासिल है। और दूसरी बात यह कि अगर बाइडेन इलेक्शन हारते हैं या ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको वैसी सपोर्ट इजराइल की बनी रहेगी। ये है कि दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इस जंग से इजराइल को तो जरूर काफी नुकसान नजर आ रहे हैं, जिस तरह के फायदे होने थे वो नहीं हुए। और दूसरी बात ये भी है कि इजिप्ट और जॉर्डन में लगातार डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। डर इस बात का भी है कि कहीं तख्ता न पलट जाए। हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन यह है कि जिस तरह के वहां पे पब्लिक ओपिनियन बदल गई है, इजिप्ट और जॉर्डन दोनों उसके पड़ोसी देश हैं और ये पूरी तरीके से खुल के इजराइल के समर्थन में रहते हैं हमेशा। भले ये स्टेटमेंट बड़े जबरदस्त देते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या इजराइल के खिलाफ कर देंगे, लेकिन ये कि कभी इन लोगों ने किया नहीं। ये अमेरिका की एड पे भी निर्भर है, मिलिट्री एड पे भी और इकोनॉमिक एड भी, दोनों को अमेरिका से मिलती है, और इजराइल के समर्थन में काम करते हैं। किंग जो अब्दुल्ला हैं जॉर्डन के, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट सीसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, ये लोग बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। इजिप्ट फिर नया दौर भी शुरू होने वाला है बातचीत का। अब ये देखना है कि किस तरीके से अमेरिका का प्रेशर था पिछले कुछ दिनों से कि आप सिविलियन हत्याओं में कमी हो, लेकिन अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि पूरी तरीके से सीज फायर होना चाहिए, युद्ध विराम हो। उन्होंने कहा पॉजेस यानी रुक रुक के आप कीजिए ताकि सिविलियन हो। ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए भी उन्होंने कहा मिलना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड जो उनको मिल सकती है, जो सबसे आसान तरीका है वो रफा बॉर्डर से इजिप्ट से, यहाँ पे कई 100 ट्रकें एड लिए हुए मौजूद है, फौरन आके बांटी जा सकती है, मगर वहां से नहीं आ रही। सी के माध्यम से और एयर ड्रॉपिंग ये सब हो रहा है, उससे कोई फायदा नहीं है, बहुत समय लगता है। सवाल इस बात का होता है कि जब ये विड्रॉवल पे बहुत से सवाल हुए, अब ये देखना है कि हमास ने क्यों अटैक किया था इजराइल के अंदर जाकर। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि गाजा जो है ये चारों तरफ से घिरा हुआ था, पहले से ब्लॉकेड इसका कर रखा था तकरीबन 15-16 साल से।
वहां कोई सामान अंदर नहीं जा सकता था बगैर इजरायली परमिशन के, वहां के कोई लोग नहीं बाहर आ सकते थे, न समुंदर में जा सकते थे। मेडिटेरेनियन एक साइड में, वहां पे भी नहीं, जो कि मेडिटेरेनियन बहुत इंपॉर्टेंट सी, जहाँ पे तेल और गैस के भी बड़े भंडार पाए जाते हैं। उसके ऊपर भी इसराइल ने अपना कब्जा कर रखा है, कर लिया है। बहरहाल वहां से उसको वो, और दूसरी बात ये थी कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहते थे कि हम इसराइल की जो सिक्योरिटी पूरी बनी हुई है, जिसको वो कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी, कोई चिड़िया भी अंदर नहीं आ सकती, उसको तोड़ना भी उनके लिए था कि एक तो ब्लॉकेट को तोड़ना, फिर इजरायली सिक्योरिटी को चैलेंज करना, उन्होंने करके दिखाया। दूसरी बात ये थी कि यह समय, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस समय, जिस समय ये हुआ उस समय अल-अक्सा मॉस्क के ऊपर बहुत प्रेशर था, वैसा लग रहा था। स्टेटमेंट जो आ रहे थे बार बार के उनके गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का कि वो 3/4 उसका जो एरिया है उसको कब्जे में कर लेंगे, गिराने की भी बात हो रही थी। फिर उसके आए दिन वहां के ऊपर जूइश एक्सट्रीमिस्ट जो थे अंदर जाके लोगों को मारपीट करते थे, जो नमाज पढ़ते होते थे, वो उसको भी दिखाना चाहते थे, उसको फिर रोक लगाने की बात की थी। तीसरी बात ये थी कि अब्राहम अकॉर्ड सऊदी अरेबिया का भी खबरों में आ रहा था कि ज्वाइन कर लेगा, उसका उनको बहुत डर था कि अगर सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया तो फिर बाकी सारे मुल्क ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन करने की बात की थी, मगर शर्तें बहुत सख्त रखी थी। वो ऐसी शर्तें थी कि जो इसराइल को कभी मंजूर नहीं होती, जैसे कि उसने कहा था कि विड्रॉवल ऑफ इसराइली, यानी इसराइल ने जितनी भी जमीन पर कब्जा किया वहां से विड्रॉ करें और इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट का गठन होना चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात। फिर उसके अलावा ये भी था कि प्रिजनर्स बड़ी संख्या में थे। उन्हीं ने सोचा, ये प्लान ये था कि वहां से, और ये किया, उन्हीं ने बहुत से इजरायलियों को बंदी बना के लिया है ताकि उसके बदले में पैलेस्टीनियन प्रिजन को रिलीज किया जाए। ये कुछ मोटी मोटी बड़ी से थी। और दूसरा ये कि वो इंटरनेशनल ओपिनियन जो को अपने फेवर में लेना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि पैलेस्टाइन की तरफ आ जाए। ये सब देखते हुए इन्होंने कुछ किया था। और ये भी था कि दूसरी तरफ ये भी था कि इनको ये तो सब, इन सब पे पब्लिक सपोर्ट इनको काफी मिल गई जनता के, ये खास तौर से जो इसराइल ने मैसिव रिटेलिएशन किया, जिसका इंटेंट ये था कि जेनोसाइड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मानना ये है कि वहाँ पे पॉसिबल जेनोसाइड हो रहा है, उसको जेनोसाइड को रोकने की भी उन्होंने बात की जब साउथ अफ्रीका ने ये केस वहां पे लगा कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसके अलावा और भी बहुत से रीजन थे जिससे कि फायदा पैलेस्टीनियन को हुआ और पैलेस्टीन दोबारा से आ गया। अब देखना यह है कि क्या ये जो है जंग ईरान के साथ अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत भयानक होगी, और ये भी है कि उसके अंदर किस किस्म के लोग होंगे, कैसी होगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये है कि अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है या क्षेत्र में फैलती है तो बहुत मुश्किल। इसराइल को इस बात की कोई परवाह नहीं है, और इसराइल को फिक्र इस बात की भी नहीं। इसराइल जानता है कि उसको अमेरिकन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि डिफेंड करेंगे हर हाल में। और जो कुछ भी होगा तो यूरोप और दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा इकोनॉमी पे असर कर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक और बड़ी बात हुई कि अरब पब्लिक ओपिनियन भी खिलाफ हो गई। हालांकि अरब पब्लिक ओपिनियन को गेज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत से देशों में जुलूस भी नहीं मिल रहा, बहुत से देशों में खबर भी नहीं जाती फिलिस्तीन के बारे में वहां क्या हो रहा है। यही नहीं बल्कि ट्विटर और फेसबुक या मैसेजिंग, इस किस्म की भी चीजें बैन है कुछ देशों के अंदर, तो उन लोग को पता भी नहीं है। तो इसलिए एकदम से, इसीलिए हमने देखा है कि इन देशों में एकदम से सडनली बर्स्ट हो जाता है। और अमेरिका इस बात से मैं समझता हूँ काफी चिंतित होगा कि कहीं इजिप्ट और जॉर्डन में ऐसा नहीं है जहाँ पे बहुत पब्लिक ओपिनियन, क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। ये एक सिनेरियो था जिसका बारे में हम लोगों ने बात की। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतना ही करेंगे, जल्दी ही हम एक दूसरा पॉडकास्ट लेंगे।
अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी बढ़ाइए। अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।